अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री के सामने रखे गए सबूतों को देखा और कहा कि ये लोग प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचकर भी खुलेआम घूम रहे हैं। मेरा मानना है कि ऐसा सोचना भी पाप है। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से 90 दिनों के अंदर इस देश की धरती से पीएफआई का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। यहीं से उल्टी गिनती शुरू हुई। अजीत डोभाल जानते थे कि पीएफआई कोई मामूली दुश्मन नहीं है, वह सिमी की तरह नासमझ नहीं है। पीएफआई ने खुद को एक सामाजिक संगठन के रूप में प्रस्तुत किया था। वे स्कूल चलाते थे, गरीबों की मदद का दावा करते थे और मानवाधिकारों की बात करते थे। यदि उन पर बिना ठोस सबूत कार्रवाई की जाती तो देश भर में दंगे भड़क सकते थे और उन्हें विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाता। इसीलिए अजीत डोभाल ने एक शांत और सटीक रणनीति बनाई। कहा जाता है कि पीएफआई दरअसल बैन ऑर्गेनाइजेशंस का नया रूप था। 2001 में जब सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध लगाया तो उसके नेताओं ने समझाया कि खुलेआम आतंकवादी बात करने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए 2006 में उन्होंने केरल के एनडीएफ, कर्नाटक के केएसडी और तमिलनाडु के एमएनपी को मिलाकर पीएफआई का गठन किया। उन्होंने दुनिया के सामने यह छवि पेश की कि वे दलितों और पिछड़ों की आवाज है, लेकिन आरोपों के अनुसार हकीकत कुछ और थी। 2010 में केरल के प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर हमला हुआ क्योंकि क्वेश्चन पेपर में लिखी एक बात को लेकर विवाद हुआ था। 2016 तक पीएफआई पर दंगों से जुड़े 125 से अधिक मामले दर्ज हो चुके थे। 2017 में यह भी सामने आया कि केरल से गायब होकर आईएसआईएस ज्वाइन करने वाले कुछ युवाओं के संबंध पीएफआई से जुड़े बताए गए। आरोपों के मुताबिक पीएफआई ने एक ऐसा अवैध नेटवर्क खड़ा कर लिया था जो खाड़ी देशों से हवाला के जरिए पैसे जमा करता था और उस पैसे का उपयोग भारत में गतिविधियों तथा कानूनी सहायता के लिए करता था। यह भी कहा गया है कि संगठन के लोग सिस्टम के भीतर तक पहुंच बना चुके थे। अजीत डोभाल जानते थे कि इस बार रणनीति सीधी और सटीक होनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले पीएफआई को उसके ही समुदाय से अलग करने की रणनीति अपनाई। 23 जुलाई 2022 को दिल्ली में एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें अजीत डोभाल खुद पहुंचे। इस सम्मेलन में सूफी संतों और अन्य प्रमुख मुस्लिम विद्वानों ने हिस्सा लिया।